Okay, good morning everybody. So today we are here to discuss class 10th questions, PYQ questions of physics. So they are basically, I tried to collect questions from last 3 years and I have segregated them into different units. So this one is from electricity. Okay, so I have few questions, few PYQs of electricity which I'm going to solve in front of you and ensure that you all understand and let's work together because physics would require your ability to apply. It doesn't depend on memorization of facts only. So let's work. The first question says a wire of resistance R is cut into 3 equal parts. A wire of resistance R, एक wire है, is cut into 3 equal parts. This is how they have cut into 3 equal parts. If these 3 parts are then joined in parallel, calculate the total resistance of the combination so formed. The 3 parts would be joined in parallel, calculate the total resistance of the combination so formed. Okay. So how is it? The point is then that whenever we have to work on such questions, what we do, we make diagrams. So this is your answer number 1. Electricity. One wire is given to you. I'll make the wire like this. It's cylindrical wire. Wire has always have the cylindrical shape. Then this wire is cut into 3 equal parts. This is L length. Now this is L by 3, L by 3, L by 3. जब ये कहते हैं कि equal parts में cut हुई है तो यानी they are making the length equal. सो एंड जब लेंथ को इक्वल किया है यानी क्रॉस सेक्शनल के अलॉन्ग काटा है, मतलब ऐसे वायर को यूँ काट दिया है. तो इस प्रोसेस में आप देखोगे कि जो वायर का ये जब सिलेंड्रिकल वायर होती है तो जो बेस एरिया होता है वो हमेशा सर्कुलर होता है. तो जब ऐसे कट किया हो गया तो कट किया होगा तो कॉमन क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी भी तीनों के लिए कॉमन होगा. दूसरी चीज़, काटते वक्त मटेरियल तो बदलेगा नहीं. मेरा अगर कॉपर की वायर है तो कॉपर की वायर कॉपर की रहेगी. मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज होने के लिए टेम्परेचर बदलना चाहिए, प्रेशर बदलना चाहिए. बट यहाँ मटेरियल बिल्कुल नहीं बदल रहा है, कोई टेम्परेचर के बारे में बात ही नहीं की गई है. तो हमारे पास 3 वायर्स आ चुकी हैं. अगर मैं बड़ी वाली वायर की रेजिस्टेंस लिखूँ तो वो आएगी रो L अपॉन A, जैसा आपने पढ़ा हुआ है. बट अगर मैं इन छोटी वायर्स की जो काटने के बाद बनी है इनकी रेजिस्टेंसेस लिखूँ तो देल वी रो L अपॉन 3 बाय A. ऐसी R2 भी होगी रो L बाय 3 A. देन R3 भी होगी हमारी रो L बाय 3 A. यानी आपकी R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 विच इज़ इक्वल टू रो L बाय 3A. और मैं इसको नाम दे सकती हूँ R डैश, ताकि मुझे याद रहे कि तीनों की रेजिस्टेंसेस बराबर है. और क्या हो गई है, R डैश हो गई है. पर ये R डैश कितने के बराबर है, ज़रा ध्यान से देखिए. R डैश इज इक्वल टू रो L अपॉन 3A. अब इस रो L बाय A को अगर मैं अलग कर लूँ और यहाँ पे 1/3 रहने दूँ तो ये क्या बनेगा, 1/3 R. यानी R डैश की वैल्यू मेरे R/3 के बराबर है. नाउ दीज 3 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. यानी अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट किया है, पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या होता है, दैट यू हैव कनेक्टेड वायर्स इन सच अ वे दैट दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर एट 2 पॉइंट्स. कोई भी 2 वायर्स अगर ऐसे कनेक्ट हो रही हैं कि वो एक दूसरे से 2 पॉइंट्स पर अटैच हो रही हों तो ऐसे कनेक्शन को पैरेलल कहते हैं. तो अब आपके सामने तीनों हैं. तो अब आप जानते हैं पैरेलल में हम रेसिप्रोकल वाला रिलेशन लगाते हैं. तो मैं लिखूँगी 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. पर आप जानते हैं कि तीनों की रेजिस्टेंसेस क्या हैं, R डैश. तो क्लास प्रॉब्लम ये है कि हम सब के मैथमेटिकल रूल्स थोड़े कच्चे हैं. और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं. अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, ये 1/R टोटल को R टोटल ही लिख देते हैं. तो दैट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक एवर डन बाय किड्स. नाउ R टोटल, अब मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूँगी, ये हो जाएगा, इस पर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स ऐड होंगे 3/R डैश. नाउ व्हाट कैन आई डू, 3 इज़ फाइन. R डैश की जगह मैं लिख सकती हूँ R/3. यस. अब देखो डिनोमिनेटर P/Q फॉर्म में आ गया है. तो अगर P/Q फॉर्म में आ गया है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3/R. दैट इज़ 9/R. यानी कि आपकी R टोटल की वैल्यू क्या आएगी, R अपॉन
9, यानी अब जो नई रेजिस्टेंस आएगी वो पुरानी वाली रेजिस्टेंस का 1/9 टाइम है और छोटी हो गई है। आपको ये भी याद है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट या कहें टोटल रेजिस्टेंस जो होती है इज मिनिमम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ रेजिस्टेंस इंक्लूडेड। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन जब आप बनाते हैं कुछ 3 रेजिस्टर 4 रेजिस्टर जितने भी रेजिस्टर्स का, उसमें जो सबसे छोटा रेजिस्टर होता है उसकी रेजिस्टेंस से भी छोटी वैल्यू आती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जब भी आप पैरेलली उन्हें कंबाइन करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या, इन तीनों का मिला के वो रेजिस्टेंस, मतलब समझो कि इन तीनों को हटा के अगर मैं एक रेजिस्टर लगाऊं तो वो कौन सा रेजिस्टर होगा जो वही काम करेगा ये तीनों मिलके कर रहे हैं, तो इसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द मिनिमम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस connected in the circuit, connected in the arrangement. This is how it works. Yeah. Now let's move to the other question. This is your answer number 1. It's quite long, but it's quite long because I tried to make you understand this. Otherwise, it would have been a shorter one. Let's move to the next question. Next question is the OR part. It's a 2 marker. It says define electrical power. Answer number B. Define electrical power class. Electric power. आपने power सुना है, work done per unit time. So you'll say work done per unit time or it was electrical energy consumed per unit time या energy consumed per unit time. So जब electric मान लिया है तो कौन सी energy है? Electrical energy. So आप कहेंगे the rate of consumption or generation of electrical energy per unit time is called electric power. अब ये डेफिनेशन याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है, पर याद नहीं रहती तो फॉर्मूला विल बी आवर सेवियर. फॉर्मूला इज पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम. सो यू कैन मेंशन work done is equal to electrical energy consumed या dissipated upon time. बस जब आप ये लिख देंगे आपके 1 मार्क पक्के हो जाएंगे. The next is when do we say that the power consumed in electric circuit is 1 watt? When do we say, हम कब कहते हैं कि power consumed in electric circuit is 1 watt? So you will say power consumed is said to be 1 watt when 1 joule of electrical energy is consumed in 1 second. यानी 1 सेकेंड में जब 1 जूल एनर्जी कंज्यूम होगी तो उसे क्या कहते हैं हम? 1 वॉट. तो 1 वॉट क्या हुआ आपका? 1 वॉट इज बेसिकली 1 जूल पर सेकेंड. वर्क की यूनिट क्या होती है? देखिए वर्क की यूनिट होती है 1 जूल, टाइम की यूनिट होती है 1 सेकेंड, और ये मिल के बन जाती है 1 वॉट. तो W को देख के हमेशा वर्क मत समझना, यहाँ वर्क है ये, पर यहाँ वॉट है, और वॉट को डिनोट कैसे किया जाता है? W से, और ये एक यूनिट है. यहाँ देखिए, यस. Okay, now let's move to the next question, class. This is a arrangement, circuit arrangement question, quite important one because such questions come often in the exam. So now let's move to the answer number 2. So I have a battery. Yes, I'm gonna make this battery. देखिए इसमें कितने cells हैं? अगर आप ध्यान से देखें इस circuit को, 1 2 3 4 cells हैं. तो मैंने 4 cells बनाए. ये आपका circuit है, ये है, ये दूसरा सर्किट. ये आपने अमीटर लगा दिया, ये आपने की लगाई है, और ये आपने क्या लगाया है यहाँ पे? दूसरा लूप. 60 ओम का पहला और दूसरा 40 ओम का, एंड सिमिलरली ये वाला 10 ओम का और ये 15 ओम का.
ये आपकी की है। देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। अब लूप में क्या होगा, अगर यहाँ से I करंट गया है तो यहाँ से इसमें जाएगा I1, इसमें जाएगा I2। क्यों? क्योंकि करंट को डिवाइड होना है, ठीक है। फिर यहाँ से ये वापस निकल के वापस मिल जाएगा और फिर I बना देगा, यानी आपका I जो है वो मिल के I1 + I2 बना देगा। फिर यहाँ से फिर I जाएगा, फिर इस वाले से रजिस्टर में अलग जाएगा I3 और इसमें अलग जाएगा I4, और फिर यहाँ से मिलके फिर I बना देगा। जितना निकला है उतना ही जाएगा। ये बैटरी कितना दे रही है? 15 वोल्ट। नाउ इट सेज कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है सर्किट की। तो आपके सामने एक पूरा सर्किट अरेंजमेंट है, आप देख रहे हैं। और इसमें क्या क्या है आपके पास, देखिए ज़रा। ये पहला है आपका, इसका नाम रखते हैं लूप 1, क्योंकि क्या है, ये एक क्लोज कर्व जैसा दिख रहा है, तो इसका नाम रखा हमने लूप 1। ऐसे ही दूसरे का नाम रखते हैं लूप 2। सो आप जब इसे करेंगे तो आप कहेंगे फॉर लूप 1 10 ओम एंड 15 ओम आर इन, कैसे हैं, सीरीज़ में है कि पैरेलल में? देखिए ज़रा, दोनों रेजिस्टर्स एक दूसरे को कहाँ पे मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं? 2 पॉइंट्स पे मिल रहे हैं। तो जब वो दोनों एक दूसरे से 2 पॉइंट्स पे मिलेंगे तो इसे क्या कहेंगे हम? पैरेलल अरेंजमेंट, आर इन पैरेलल। ये आपने लिख दिया। तो जब जैसी पैरेलल है यानी आपको रेसिप्रोकल लगाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ लिखूँगी 1/R1 ताकि मेरे को पता रहे कि मैं लूप 1 की निकाल रही हूँ, और हमारे टीचर को भी पता रहे, जो भी हमारा पेपर चेक कर रहे हैं उन्हें ये पता रहे कि ये लूप 1 की निकाल रहे हैं। इसका नाम मैंने लूप रखा है, लूप मतलब क्लोज कर्व। सो अब ये बनेगा 1/R1 = 1/10 + 1/15। तो अब आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? 15 × 10 कर लो, 150 कर दो। फिर 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 150 आएगा, तो इसीलिए ऊपर भी 15 से करना पड़ेगा। और ऐसी 15 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, तो ऊपर 1 के साथ भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 10 आ गया। सो नाउ 1/R1 विल बी 25/150। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, आएगा 1/6, यानी लूप 1 की रेजिस्टेंस आ गई 6 ओम। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ फॉर लूप 2, अब देखते हैं लूप 2 को। फॉर लूप 2 आपके लिए क्या है? 60 ओम एंड 40 ओम। ज़रा ध्यान से सोचो क्या है ये? आर इन पैरेलल। ये पैरेलल में है। क्यों है ये पैरेलल में? क्योंकि अगेन 60 ओम और 40 ओम दोनों के दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, तो ये पैरेलल में है, यानी लूप 2 की रेजिस्टेंस भी 1/R2 विल बी 1/60 + 1/40। दिस मीन्स, फिर से हमें एलसीएम लेना है, तो 60 × 40 करूँगी तो मैं क्या आएगा? 2400। तो मैंने 6 4 × 24 किया और 0 0 दोनों लगा दिए। अब ऊपर क्या आएगा कि 60 को मुझे 40 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तब 2400 आया, यानी ऊपर भी मुझे यहाँ पे 40 से करना पड़ेगा। और फिर इस 40 को मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके 2400 आया है, इसलिए इस 1 को भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 से, तभी जाके 2400 आएगा। तो नाउ 60 + 40 = 100 और नीचे 2400 है, 1/R2 आएगा। ये कैंसिल, ये बना 1/24, यानी R2 = 24 ओम। ये रेसिप्रोकल्स का ध्यान रखना इसमें बहुत ज़रूरी है। पैरेलल में अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं कि वो रेसिप्रोकल्स का कभी ध्यान नहीं रखते, तो वो हमेशा अब ये R2 की वैल्यू वो क्या लिख देंगे? 1/24, और फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फिज़िक्स का रूल है कि आपको हर स्टेप पे पूरा ध्यान देना है। आप क्या लिख रहे हैं, पहले स्टेप से आप क्या नीचे लेके आए हैं। अगर आपने ये ध्यान देना छोड़ दिया, आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ओके, ये हम बार बार मिस्टेक्स देखते हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। सो नाउ अब मुझे चाहिए टोटल रेजिस्टेंस। तो अब मुझे ये पता है कि मेरे लूप 1 और लूप 2 किस में है? सीरीज़ में। तो बस अब आप कहेंगे लूप 1 एंड लूप 2 आर इन सीरीज़। अब कहोगे कि मैम सीरीज़ में क्यों है? क्योंकि सीरीज़ का मतलब होता है अगर इसको हटा के एक रेजिस्टेंस लगाऊं और इस वाले को हटा के भी एक रेजिस्टेंस लगाऊं, तो आप देखोगे कि वो दोनों के दोनों आपस में अमीटर के थ्रू एक ही पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं। ये दोनों रेजिस्टर्स 2 पॉइंट पे नहीं, इनके दोनों एंड्स बैटरी वगैरह से कनेक्ट हो रहे हैं, की से कनेक्ट हो रहे हैं, पर
इन दोनों रेजिस्टर, ये तो हैं तो कायदे से ये भी दो हैं ये भी दो हैं, पर इक्विवेलेंट जब मैंने निकाली यानी इन दो को हटा के मैं एक सिंगल रेजिस्टर जब लगाऊंगी और इन दो को हटा के जब मैं एक सिंगल रेजिस्टर लगाऊंगी तो वो जो दो मेरे रेजिस्टर्स आएंगे वो दोनों आपस में क्या आएंगे, सीरीज़ में। क्यों आएंगे सीरीज़ में? क्योंकि वो एक दूसरे से सिर्फ एक पॉइंट पर कनेक्ट हो रहे हैं। पैरेलल में कनेक्ट होने के लिए दोनों रेजिस्टर्स को एक दूसरे से दो पॉइंट्स पे कनेक्ट होना चाहिए, पर सीरीज में कनेक्ट होने के लिए दो रेजिस्टर्स को एक दूसरे से एक पॉइंट पर कनेक्ट होना चाहिए सच दैट देयर इज नो थर्ड कनेक्शन। यहाँ पे कोई तीसरा कनेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कोई और तीसरा कनेक्शन नहीं है। और अगर ये दो रेजिस्टर एक दूसरे को डायरेक्टली एक ही पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे हैं विदाउट एनी थर्ड कनेक्शन देन वी कॉल देम इन सीरीज। सो ये दोनों लूप्स सीरीज में हैं। सो R12 क्या होगी, R1 प्लस R2, और वो कितनी है 6 + 24 दैट इज़ 30 ओम। तो इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गई 30 ओम। ऐसा लिखते ही आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट एंड यू गेट द मार्क्स। लेट्स मूव टू द बी पार्ट। बी पार्ट इज टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। नाउ आई टोटल चाहिए आपको। आई टोटल क्या होगा, क्या यूज़ करेंगे, ओम्स लॉ, V अपॉन R12, V टोटल अपॉन R12। कौन सा लॉ है ये, V इज इक्वल टू IR। टोटल वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल करंट कितना आ रहा था I, तो मुझे I की वैल्यू चाहिए और पूरा वोल्टेज कितना है सर्किट का 15 वोल्ट, और पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 30 ओम, यानी R12 की जगह मैं क्या लिखूंगी 30, कितना आएगा हाफ एम्पियर यानी कि 0.5 एम्पियर। आपका पूरा टोटल करंट भी आ गया। बी पार्ट अब आपको मिल गया, इससे भी 1 मार्क। थर्ड पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम। सो इट इज आस्किंग V अक्रॉस लूप 1। जो लूप 1 के है उसके लिए वोल्टेज चाहिए, ठीक है। लूप 1 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, यानी ये पार्ट कितना वोल्टेज लेगा, ये चाहिए आपको। आपको पता है आपने आई करंट भेजा था और ये आई करंट इन दोनों में बट गया था, पर ये दोनों मिलके कितनी रेजिस्टेंस दे रहे थे, याद है आपको, ये दोनों मिलके दे रहे थे 6 ओम की रेजिस्टेंस। यानी अगर मुझे V लूप 1 का चाहिए, V1 लूप 1 का, तो मैं ये कर सकती हूँ कि I तो मेरा कॉमन है। सीरीज़ की आदत होती है कि सीरीज़ में सभी रेजिस्टर्स के जो कॉम्बिनेशंस हैं मिला के बनते हैं जो, उन सभी पे सेम करंट जाता है। माना कि इन दोनों में करंट डिवाइड हुआ है, पर वो इसलिए डिवाइड हुआ है क्योंकि ये दोनों पैरेलल में थे, पर इन दोनों को मिला के अगर मैं करंट देखूँ तो टोटल तो I है, और इस वाले लूप में भी I जाएगा। तो इस पूरे लूप में जो करंट जा रहा है वो I है, और इस पूरे लूप की जो रेजिस्टेंस है वो है R1। तो I की वैल्यू मेरी कितनी है 0.5 और R1 की वैल्यू कितनी है 6। तो V1 विल बी, डिवाइड कीजिए, यहाँ से 2 आएगा 3 वोल्ट। दिस इज योर आंसर एंड दैट्स हाउ दिस ऑल्सो न्यूमेरिकल 3-parter गेट्स कंप्लीटेड। सो क्लास सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस जितने ज़्यादा करेंगे आपकी स्किल उतनी बढ़ेगी एंड आप उतना अच्छा कर पाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 3। नाउ आंसर नंबर 3 says just a second. So class, answer number 3. An electric kettle is rated 750 watt. आपके सामने एक इलेक्ट्रिक केटल की बात हो रही है, वही वाली केटल जिसमें आप पानी गर्म करते हैं रोज़, और उसकी रेटिंग और पावर आपको दिया 750 वाट, यानी पावर ऑफ द केटल। ये P सिंबल है पावर का और केटल लिख दिया PK। तो आप चाहो तो ना भी लिखो क्योंकि इसमें एक केटल ही इन्वॉल्व है, तो कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आपने लिखा 750 वाट, पावर केटल की इतनी है, और वोल्टेज कितना लेती है केटल 220 वोल्ट। नाउ इट सेज कैन दिस केटल बी यूज्ड इन अ सर्किट विच हैज़ अ फ्यूज ऑफ सर्किट करंट रेटिंग 3 एम्पियर। क्या आप इसे एक ऐसे सर्किट में यूज़ कर सकते हैं जिसमें फ्यूज़ हो 3 एम्पियर का। तो देखिए, जो फ्यूज़ होता है ना किसी भी सर्किट में, वो जैसे फ्यूज़ है वो हमेशा हमारे रजिस्टर के साथ किस में लगाया जाता है, सीरीज़ में। यानी अगर आपने यहाँ पे केटल लगाई है तो उसके साथ आप यूँ फ्यूज़ लगाएंगे और ऐसे करके आपके पास कौन जाएंगे, आपके
मतलब कनेक्शंस जाएंगे। आपकी ये लाइव वायर हो सकती है 220 वोल्ट और ये आपकी न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट। इस तरीके से ये कनेक्शन बन रहा है। नाउ फ्यूज़ आपने सीरीज़ में लगाया है, यानी फ्यूज़ में से भी करंट जाएगा फिर केटल में जाएगा। तो अब सोचना ये है कि केटल में करंट कितना जा सकता है मैक्सिमम और फ्यूज़ में मैक्सिमम कितना जा सकता है। तो फ्यूज़ का इन्होंने दिया है कि फ्यूज़ में करंट मैक्सिमम 3 एम्पियर जा सकता है। तो यानी अगर फ्यूज़ में 3 एम्पियर का करंट जाएगा तब तो केटल से पास हो जाएगा। पर अगर 3 एम्पियर से ज़्यादा करंट इस सर्किट ने बनाया तो वो करंट क्या करेगा, फ्यूज़ को मेल्ट कर देगा। फ्यूज़ एक सिंपल वायर होती है किसकी, सोल्डर की, ठीक है। तो इस सोल्डर की वायर को फ्यूज़ करंट मेल्ट कर देगा और जब वो मेल्ट हो जाएगी तो केटल तक करंट नहीं जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। और अगर सर्किट ब्रेक हो गया तब तो हमारी केटल काम नहीं करेगी। तो लेट्स सी केटल में कितना करंट जा सकता है। तो आपको पता है P इज इक्वल टू वी आई, ये फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वी आई। सो पावर इज 750 वॉट, वोल्टेज इज़ 220 वोल्ट और करंट इज़ आई। आई की वैल्यू चाहिए, चलिए डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ जाके डिवाइड में, कैंसिल आउट कीजिए। आंसर कितना आएगा क्लास, ये है आपका, आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 22 4 ज़ा 4 2 ज़ा 88 होता है, 22 3 ज़ा 66। तो यहाँ पे 750 एंड 22 किया तो ये बना 66। 3.15 में से 6 9, अब ये 19 तक जा रहा है यानी 88, यानी 3.4 के करीब ये जा रहा है, 3.4 एम्पियर। दिस इज़ यानी कि आई केटल, जो केटल आई का जो केटल में जो करंट जाएगा वो इज़ मोर देन आई फ्यूज़। फ्यूज़ को कुछ सिर्फ 3 एम्पियर अलाउड है। तो जब ऐसा हो गया दिस इम्प्लाइज इज अ फ्यूज़ ऑफ 3 एम्पियर कैन नॉट वर्क विथ केटल। 3 एम्पियर का फ्यूज़ केटल के साथ काम नहीं कर सकता। केटल लगा देंगे, फ्यूज़ लगा देंगे पहले तो फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा, बिकॉज फ्यूज़ विल मेल्ट when 3.4 ampere of current will pass through it. ओके, दैट्स ऑल। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे। आपने रीज़न भी दे दिया, ये आपका 2 मार्कर कंप्लीट, आपको इसमें कुछ नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस वन। अगेन ये भी इलेक्ट्रिक केटल का ही क्वेश्चन है और सबसे बड़ी बात ये है कि रिपीट हो रहा है, यानी कि रिपीट हुआ है। और तो हमें इससे क्लैरिटी मिलती है कि बोर्ड्स नियरली सिमिलर क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। 10th बोर्ड की बात है तो 10th में ऐसा होता है। आंसर 4, इलेक्ट्रिक केटल इज़ रेटेड 230 वोल्ट और 100 वॉट, यानी पावर केटल की कितनी है 1000 वॉट और वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट व्हेन इन ऑपरेशन। क्या आएगी रेजिस्टेंस अगर जब ये हीटिंग एलिमेंट ऑपरेशन में होगा। तो अब आपको पता है कि पावर के फॉर्मूलाज देखिए 4-5 फॉर्मूलाज हैं। एक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी आई, फिर आप V की जगह अगर आई आर लिख दें ओम्स लॉ वाला तो ये फॉर्मूला बन जाएगा I²R, ठीक है। और अगर अभी इसी फॉर्मूला में आप I की जगह लिख दें V/R का स्क्वायर इंटू R, क्योंकि ओम्स लॉ है आपका, V इज इक्वल टू आई आर, रिप्लेस करते रहो VI में, ये बन जाएगा V²/R। ये नया फॉर्मूला आ गया, यानी पावर के सिर्फ I² आ गया। आपके पास 3 फॉर्मूले आ गए। P इज इक्वल टू वी आई इक्वल टू V²/R इज इक्वल टू I²R। तो ये सारे फॉर्मूलाज आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस केस में आपको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस। आपको दिया हुआ है पावर और वोल्टेज, तो कौन सा फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, V²/R, क्योंकि इसमें R भी आ गया, V भी आ गया, P भी आ गया। 2 फैक्टर मुझे पता है, एक फैक्टर मुझे नहीं पता है, तो इट्स क्वाइट ईजी टू गेट द आंसर थ्रू दिस। यानी कि V²/P करूँगी मैं, V की जगह पे आएगा 230 × 230 और पावर की जगह आएगा 1000। चलिए देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये वाला 0 0 से कैंसिल। 23 × 23 करना है आपको, कितना आएगा 23 × 23 देखिए करते हैं। आपको याद हो तो बहुत ही अच्छा है, पर 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 9 2 5 29।
दैट इज़ 529/10, और ये 10 जो होगा ये क्या करेगा, एक पॉइंट बना देगा, 52.9 ओम रेजिस्टेंस है। फिजिक्स में यूनिट की बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है, तो आपने बिना यूनिट के आंसर लिखा तो आधा मार्क्स आपका यहीं डिडक्ट हो जाएगा। एंड दिस कंप्लीट्स योर 4th न्यूमेरिकल। 2 मार्कर है, आराम से आपके 2 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। चलते हैं 5th न्यूमेरिकल पे। क्या मेंशन किया गया है, 3 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 रेजिस्टर्स हैं जिनको 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के कनेक्ट किए गए हैं सीरीज में और पैरेलल में। ड्रॉ द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स एंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ईच अरेंजमेंट। एक बार इन्हें सीरीज में कनेक्ट किया है और एक बार इन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो चलिए सीरीज़ वाला बनाते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी 2 ओम। 2 ओम मेरा 3 ओम के साथ कनेक्ट होगा, और फिर वो 3 ओम किसके साथ कनेक्ट होगा, 6 ओम के साथ। और यहाँ से मैं क्या लगा दूंगी, एक बैटरी। ये मेरा हो गया सीरीज़ कनेक्शन। और अगर वो कहते हैं पैरेलल में कनेक्ट करो, तो पैरेलल में मतलब क्या कि इन तीनों रेजिस्टर्स को ऐसे कनेक्ट करना है कि तीनों एक दूसरे से 2-2 पॉइंट पे कनेक्ट हों। तो देखिए 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, ये दोनों के सारे तीनों रेजिस्टर्स एक दूसरे से ये 2 पॉइंट्स पे कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में। और इस तरीके से आप इन एंड्स पे अपनी बैटरी लगा सकते हैं। तो ये आपका सर्किट है। बैटरी का वोल्टेज क्या है, नहीं दिया है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझसे पूछा गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहले तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन, टीचर को आराम से दिख जाएगा कि वाओ बच्चा क्या कर रहा है। और यहाँ लिख दीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। टीचर को हम क्लैरिटी दें कि हमने अपने क्वेश्चन का आंसर लिखा है पहले। तो ये तब होता है जब आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ते हैं। यहाँ आपने ड्रॉ द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स लिख दिया है। तो पहला काम हमारा क्या है, ड्रॉ करने का, और दूसरा पार्ट क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ड्रॉ तो हो जाएगा, ड्रॉ हमने कर दिया है, अब इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखिए आर सीरीज़ क्या होता है, वो R1 + R2 + R3। तो ऐड करेंगे 2 + 3 + 6, कितना आएगा, 6 3 9 9 2 11। 11 ओम की मेरी रेजिस्टेंस आ गई सीरीज़ में। वेरी इजी। सिमिलरली आर पैरेलल देखिए। अब आर पैरेलल के लिए आपको याद है रेसिप्रोकल्स लिए जाते हैं, तो इसको नहीं भूलना है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 तो लिखते हैं, पर यहाँ लिख देते हैं R। यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। ये रेसिप्रोकल के ही तो इक्वल होंगे, डायमेंशनली करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला यहाँ से क्या आएगा, ओम की पावर -1, जबकि यहाँ से ओम आएगा। तो ओम कैन नॉट बी इक्वल टू 1/ओम। यस, तो ये बातें ध्यान में रखनी है। फिजिक्स के फॉर्मूलाज एक्चुअली रिक्वायर यू टू कॉन्सेंट्रेट फॉर अ वाइल। ऐसे आप हवा में एकदम से कुछ भी नहीं लिख सकते। ये आपने लिखा 1/2, 1/3 और 1/6। अब एलसीएम निकालना है, क्या करें, पहले 2 का निकाल लेते हैं। कौन से 2 का, ये 2 का। क्या बनेगा, मैंने आपको सिखाया था, ये बना 3 2 6। अब इसको 3 ऊपर और 2 यहाँ, प्लस 1/6। ठीक है, तो ये बना 5/6, ये बना 1/6। क्या आया ये 6/6, क्योंकि ये सब के सब डिनोमिनेटर कॉमन है। तो आर पैरेलल की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 1 ओम। मैंने कहा था ना कि जब पैरेलल में रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो जो टोटल आती है रेजिस्टेंस वो सबसे छोटे वाले से भी ज़्यादा कम आती है। यहाँ 2 ओम सबसे छोटा है और जो फाइनल आई है वो उससे भी कम आई है। और सीरीज़ में देखो जो सबसे बड़ा होता है उससे भी ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है। तो ये देखो यहाँ सबसे बड़ा था 6 ओम, पर टोटल वाली कितनी आई है, 11 ओम। तो दिस इज़ द अंडरस्टैंडिंग दैट यू नीड टू कीप विद यू, क्योंकि ये बार बार यूज़ होगी किस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस यूज़ हो रहा है, बाकी चीज़ें। तो हम फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए जल्दी से नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, और हमारा इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाएगा अगले 10 मिनट में। सो हियर्स इट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। बड़े क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बस उसे और ध्यान से रीड करना है। ठीक है, लिखा है एज शोन इन द डायग्राम एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एन अमीटर। डायग्राम में क्या दिखाया है, इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें एक अमीटर है, एक वोल्ट मीटर है, 4 सेल्स ऑफ 1.5 ईच। ये 4 सेल्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक सेल कैसा होता है, एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा, प्लस माइनस। तो ऐसे 4 कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, यानी इसमें कितने हैं, 4 सेल्स ऑफ 1.5 ईच। और जब एक साथ लगातार लगे हैं तो यानी कि 4 × 1.5 इतना वोल्टेज देंगे, कितना, 6 वोल्ट। ठीक है, सर्किट में।
अ प्लग की विद गैप ऑफ एक्स वाई इज सेटअप, यहाँ पे एक प्लग की लगाई गई है और एक्स वाई गैप भी बनाया गया है। की कौन सी है, ये वाली, और एक्स वाई गैप है। एक्स की क्या होती है, स्विच होती है, ऑन किया ऑफ किया। यहाँ पे एक गैप बनाया है इन्होंने जहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया है। वोल्ट मीटर एंड अमीटर रीडिंग्स वर रिकॉर्डेड फॉर ऑब्जर्वेशन टेबल, मतलब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें लगा के वी और आई की वैल्यूज़ नोट की। ये देखिए वी और आई ये बना रखा है और फिर क्या बोला है, फॉर 4 अरेंजमेंट शोन बिलो, अरेंजमेंट नंबर 1 ओनली रजिस्टर R1 इन गैप एक्स वाई। तो रजिस्टर R1 है, यहाँ पे पहले क्या लगा दिया उन्होंने, R1 लगाया। फिर अरेंजमेंट नंबर 2, दूसरे केस में क्या किया, यहाँ पे R2 लगाया, नया रजिस्टर। तीसरे केस में क्या लगाया, रजिस्टर R1 एंड R2 सीरीज़ में लगा दिए। और फोर्थ केस में रजिस्टर क्या लगाया, R1 एंड R2 इन पैरेलल। बात समझ रहे हैं, पहले केस में एक्स वाई के क्रॉस सिर्फ R1 लगाया, दूसरे केस में R2 लगाया, तीसरे केस में R1 और R2 को मिला के सीरीज़ में लगा दिया, और चौथे केस में ये R1 है और फिर एक R2, ये दोनों लगा दिए। ये 4 कॉम्बिनेशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और इन सब के लिए उन्होंने क्या बनाया, सबके लिए वी और आई की वैल्यू वाले ग्राफ्स बनाए। इसके लिए पहला केस में ये करके वी और आई की वैल्यूज़ निकाली और ग्राफ बनाया, इस केस में वी और आई का ग्राफ बनाया, इस केस में भी वी और आई का ग्राफ बनाया, और इसमें भी। ध्यान से रीड करना है बच्चे, बिल्कुल बीच में अगर आप एब्रप्ट हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। नाउ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, जो इन कॉम्बिनेशंस को लगाने से रिजल्ट मिले हैं, 4 वी आई ग्राफ्स, 4 केसेज हैं तो 4 वी आई ग्राफ्स बनाए गए हैं। ए बी सी डी आर शोन इन द फिगर। स्टडी दीज ग्राफ्स, आपको इन ग्राफ्स को स्टडी करना है और आपको बताना है विच ऑफ द ग्राफ्स रिप्रेजेंट द सीरीज कॉम्बिनेशन, इनमें से कौन सा सीरीज दिखाएगा। ठीक है, तो क्लास पहली चीज़, ओम्स लॉ के जब हम ग्राफ बनाते हैं, ये है हमारा आंसर नंबर 6 आई थिंक, यस। तो ओम्स लॉ के बारे में आप ये जानते हैं, आपको ये आंसर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं आपको कुछ समझा रही हूँ इसलिए ऐसा कर रही हूँ। तो आपको पता है कि ओम्स लॉ में जब वी आई ग्राफ बनता है तो हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि v इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू i, यस। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है और v इज़ इक्वल प्रोपोर्शनल टू i है, यानी अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ वोल्टेज जब बढ़ता जा रहा है तो करंट बढ़ रहा है, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन बनती जा रही है। एक बड़े वोल्टेज पे अलग वैल्यू, दूसरे वोल्टेज पे दूसरी करंट की वैल्यू, और ये है आपका v1, उसके लिए i1। फिर ऐसे ही अगर v2 आया तो देखेंगे वो i2 वैल्यू ऊपर आ रही है, यानी ये वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं। इसे ही कहते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, एक का बढ़ना और दूसरे का भी बढ़ना। जैसे अगर आप बढ़ेंगे तो मैं भी बढ़ूंगी, सबके मार्क्स अच्छे आएंगे तो देश भी बढ़ता है, मतलब इन अ सेंस वी गेट गुड सिटीजन्स फॉर द कंट्री हु आर केपेबल। सो वी भी इंक्रीज हुआ और आई भी, अगर वी वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ेगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के आई आर बना सकती हूँ इसे। ये था मेरा ओम्स लॉ और ये है ओम्स लॉ का ग्राफ। अब सोचना ये है कि अगर मैं यहाँ से इस लाइन को थोड़ा लंबा खींच देती तो ये जो लाइन है, ये जो एक एंगल बन रहा है, ये थीटा, यहाँ पे भी थीटा ही बन रहा है, देखने में ही साफ पता चल रहा है, सारे ऑल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, स्ट्रेट लाइन है ना, इसलिए लाइन का जो स्लोप है, लाइन जितना इंक्लाइंड है वोल्टेज पर वो फिक्स्ड है, यस। अब अगर मैं कहूँ ये थीटा कितने के बराबर है, मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, लेट्स से टैन थीटा कहते हैं इसको, ठीक है। तो आपको पता है ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है। तो टैन थीटा आपने बचपन में या 10th में ही पढ़ा है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। पर परपेंडिकुलर मेरा कितने के बराबर है, देखो ज़रा, ये I1 से I2 में होता हुआ चेंज है कि I1 वैल्यू से मैं I2 पर पहुंची हूँ यहाँ पे, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर लाइन। तो ये क्या है आपका चेंज इन करंट, डेल्टा आई। डेल्टा आई मतलब चेंज इन करंट, जबकि ये जो पार्ट है वो क्या है आपका डेल्टा वी। क्यों? क्योंकि यहाँ V1 से V2 पर पहुँच रहे हैं, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल। तो यहाँ मैं V1 से V2 पहुँच रही हूँ, यानी मेरा क्या है ये डेल्टा वी। अब ये डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी आ गया, पर मुझे पता था कि आर क्या होती थी V अपॉन आई, पर ये उल्टा आ रहा है, यानी टैन थीटा जिसको हम कहते हैं स्लोप, वो कितने के बराबर है 1 अपॉन आर के बराबर है, क्योंकि ये उल्टा आ रहा है। ये V अपॉन आई था, ये उसका रेसिप्रोकल है, तो मैंने रेजिस्टेंस का भी रेसिप्रोकल कर दिया। अब अगर ये आ चुका है, यानी कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा इस वाले ग्राफ में,
उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, तभी तो इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। स्लोप ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, ये बढ़ेगा तो ये कम होगी, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ये ज़्यादा होगा तो ये छोटा हो जाएगा। तो अब इन ग्राफ्स को देखिए ज़रा, पूरा एनालिटिकल अच्छा थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है, एंड ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक्चुअल में प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप कर पाते हैं। तो अब आपने ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया, डी बनाया, वी आपने वोल्ट्स में रखा, आई आपने एम्पियर में रखा। तो अब इस ग्राफ में देखें तो ज़रा सोचिए कौन है जो सबसे छोटा एंगल बना रहा है। पहला वाला ये बना रहा है थीटा ए, दूसरा वाला बना रहा है ये एंगल जिसको हम कहते हैं थीटा बी, तीसरा बना रहा है ये एंगल थीटा सी, और ये बना रहा है थीटा डी। यस, थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी एंड थीटा डी, ये मेरे 4 एंगल्स हैं। अब क्या होगा, आपको पता है कि थीटा ए इज स्मॉलर देन थीटा बी, इज स्मॉलर देन थीटा सी, इज इक्वल स्मॉलर देन थीटा डी। यस, स्लोप सबसे ज़्यादा छोटा इसका है, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी सबसे ज़्यादा। आर ए विल बी ग्रेटर देन आर बी, विल बी ग्रेटर देन आर सी, विल बी ग्रेटर देन आर डी। तो अब आपको पता था कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन, जब R1 R2 को सीरीज़ में अकेले अकेले लगाएंगे तो बात अलग है, पर जब सीरीज़ में लगाएंगे, सीरीज़ इज इक्वल टू R1 प्लस R2, वो थर्ड केस पे आपने किया था। यस, तो अब अगर इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी वाली आ रही है, आर ए, यानी आर ए रेफर्स टू सीरीज़ रेजिस्टेंस। क्यों आ रही है आर ए ज़्यादा, क्योंकि उसके लिए जो एंगल है वो सबसे छोटा आ रहा है, और अभी हमने प्रूव किया जिसका एंगल सबसे छोटा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा, इनवर्स रिलेशन। सो आर ए रेफर्स टू सीरीज़ कॉम्बिनेशन, एंड बस ये आपने इतना अगर ये लिख दिया, योर थिंग इज डन। देन रिप्रेजेंट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2, ये आपने मेंशन कर दिया, ये आपने मेंशन किया, ये आपकी रीजनिंग में आ जाएगा, ये आपके फाइनल आंसर में आ जाएगा। देन बी पार्ट इज विच वन ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन, और अभी मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था। पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है आर पैरेलल 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, और मैंने बताया था कि ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी छोटी आती है, यानी जो मेरी सबसे छोटी रेजिस्टेंस भी लगाई होगी मैंने सर्किट में, उसकी वैल्यू से भी ज़्यादा छोटी आती है अगर ये रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर ये पैरेलल में कनेक्ट है और इसकी वैल्यू ने छोटा आना है, तो आप सोचिए ज़रा, इन केसेस में स्लोप जो है वो किसका सबसे बड़ा है, थीटा डी का। थीटा डी कर्व का जो स्लोप है वो सबसे बड़ा आ रहा है, और अगर स्लोप बहुत बड़ा आएगा तो रेजिस्टेंस सबसे छोटी आएगी, यानी आर डी। This means RD refers to parallel combination because its slope is maximum, क्योंकि इसका slope maximum है and thus resistance is minimum. So class, ये आपका 1 और 1 मार्क का क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए, हाईली कंसेप्चुअल बट रिक्वायर्स यू टू थिंक, यही ब्यूटी है। अब ऐसा करते हैं, अब चलते हैं इसके सी पार्ट पे। तो क्लास सी पार्ट इज फर्स्ट, शो एन अरेंजमेंट ऑफ 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 10 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। आपको 3 रेजिस्टर्स को ऐसे कनेक्ट करना है कि उनकी रेजिस्टेंस मिलके कितनी आए, 15, मिलके उनकी रेजिस्टेंस आए 15 ओम, पर वो तीनों कितने के हैं, वो हैं 15 ओम के। ओके, सो नाउ इफ़ दिस इज़ द केस, हमें क्या करना है, 10 ओम के 3 रेजिस्टर्स हैं, कनेक्ट करते हैं कि उनकी रेजिस्टेंस 15 ओम आए। तो क्लास, पहली चीज़, अगर आप दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उनकी रेजिस्टेंस कम होती है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टर लगाया 10 ओम का, और इसके साथ ही दूसरा 10 ओम का लगा दिया, और साथ में एक लगा दिया, ये 3 रेजिस्टर्स हैं तो तीनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो देखिए ये मेरा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मुझे इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है, मेरा ये लूप 1 है, और ये उसके साथ किसके साथ, 10 ओम के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। ये दोनों पैरेलल में हैं, पर ये दोनों मिलके इसके साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है।
तो अगर आपको मैं कहूँ लूप 1 की निकालनी है R1, तो वो होगी 1/10 प्लस 1/10, ये क्या आ जाएगी 2/10, 1/R1, तो R1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 10/2, दैट इज़ 5 ओम, आपको R1 मिल गई। फिर आपकी R2 जो है वो कितनी है 10 ओम, ये वाली। तो अब आपकी नई सीरीज़ कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस क्या आएगी, सीरीज़ में है इसलिए R1 प्लस R2 दैट इज़ 10 + 5 15 ओम। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने इतना सॉल्व कर दिया तो ये सारा आपको जस्टिफिकेशन में कंसिडर हो जाएगा और 2 मार्क्स आपके पक्के, राइट। तो 4 मार्क की केस स्टडी है ये, पर इसका सी पार्ट भी दिया है इन्होंने, सी पार्ट इन द सेंस ऑप्शनल पार्ट, और इनमें से कोई भी जो करोगे आप, पहला करोगे या दूसरा करोगे, आपको चूज़ करना है। Now next is a battery of 6 volt is connected with series combination of 5 resistors of 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. 6 वोल्ट की बैटरी is connected with a series combination of these 5 resistors. 5 resistors की क्या है ये series combination. How much current would flow through the 0.3 ohm resistors? कितना current 0.3 ohm resistors से flow करेगा? Justify your answer. Okay. सो क्लास सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, तो पहले तो मैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन बनाऊंगी। डायग्राम बनाना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि डायग्राम आपकी जो इतनी सारी सोच आ रही है, आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है, उसको कंक्रीट बनाती है। आप उसको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो आपको समझना और आसान हो जाता है, और दूसरे को समझाना भी। इसलिए मैं भी डायग्राम बना रही हूँ। 0.1 ओम, फिर ये 0.2 ओम, देन 0.3 ओम, ये वाला 0.4 ओम, एंड देन ये 0.5 ओम। ठीक है, 5 रेजिस्टर्स हो गए, 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। अब आपको क्या चाहिए, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 0.23 ओम रेजिस्टर। तो अब देखो, ये सारे के सारे जब लाइन से कनेक्टेड हैं और किसी में कहीं पे पैरेलल अरेंजमेंट नहीं है, तो सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने जाना है, या कहूँ सबके पास सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ने जाना है। करंट जो है उसका रास्ता तो कहीं बदल नहीं रहा, तो और कोई भी रेजिस्टर ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को रोक सके कि मैं जाने ही नहीं दूंगा। मतलब थोड़ा सा रोकेगा इन द सेंस कि उसमें टाइम ज़रूर ज़्यादा लगेगा, कि 0.4 ओम से इलेक्ट्रॉन को निकलने में टाइम बहुत लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टकराना पड़ रहा है उसे, पर निकलना तो उसे पड़ेगा ही, चाहे उसका रास्ता ज़रा ज़्यादा मुश्किल क्यों ना हो। तो इसलिए सबसे सेम करंट जाएगा। तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, एक आई की वैल्यू निकालनी है। तो आप पहले आई निकालने के लिए क्या करेंगे, सर्किट की पूरी टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, R1 + R2 + R3 + R4 + R5। पहला ये फॉर्मूला आपने लिख दिया। अब ज़रा ऐड करते हैं, 0.1, 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5, कितना आएगा ये, 0.5 + 0.4 0.9, और फिर 0.9 + 0.3 1.2, 1.4 एंड 0.1। क्लास ये ऐड करना आना चाहिए। आप चाहें तो मैं आपकी मदद करती हूँ। चलिए, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बच्चों के कैलकुलेशन एरर्स बहुत हैं। 5 1 6 6 2 8 8 3 11 11 4 15, यस, 5 1 6 2 8 3 11 4 15, यस। फिर यहाँ पे ये देखिए मैंने भी गलती कर दी, तो इसीलिए कह रही हूँ, लेट्स बी अ लिटिल मोर प्रोएक्टिव एंड अवेयर एंड विजिलेंट कि हम क्या कर रहे हैं। अब आपने आर टोटल निकाल दी, तो अब आपका करंट कितना आएगा, आई निकालना है आपको, पर आपको क्या पता है, V = IR, ओम्स लॉ। तो टोटल वोल्टेज कितना है 6, और टोटल करंट कितना है मुझे नहीं पता, पर मुझे R पता है। तो 1.5 मैंने डाला, I की वैल्यू 6/1.5, आप करेंगे इसे, I की वैल्यू आएगी 4 एम्पियर। सो 4 एम्पियर विल पास थ्रू 0.3 ओम रेजिस्टर, बिकॉज जस्टिफिकेशन में लिखा है ना, जस्टिफाई योर आंसर। अब आपने ये इस पे ध्यान नहीं दिया तो गुस्सा हो जाएंगे और आपके मार्क्स काट देंगे। बिकॉज ऑल रेजिस्टर्स आर इन सीरीज and same current passes through it. Series combination से same current pass होता है. That's all. So class, now let's move to the last question. ये वाले क्वेश्चन को करते हैं हम, और उसके बाद हमारा टॉपिक ख़त्म. From the
फॉर दोज क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, एक वायर की रेजिस्टेंस दी है R इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। वायर की क्या दी है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये लेंथ है, सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट होती है इसलिए लेंथ है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर, रेडियस वायर 0.01 रेडियस क्लास। अब देखिए यही तभी मैंने कहा क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मैं भी बड़ी तेज़ी से चली गई तो मैं गलती हो जाती है। सुनिए, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस, ये पूरी कंबाइंड बात है। यानी वायर का जो रेडियस है, आपकी कोई वायर आप बनाएंगे, वायर सिलेंड्रिकल होती है, ये मैं सिलेंडर बना रही हूँ, तो ये जो रेडियस है ये कितना दिया है 0.01 सेंटीमीटर। इस 7 ओम, इसकी वायर की रेजिस्टेंस 7 ओम दी है। इफ़ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज़ 44 × 10⁻⁻6 ओम मीटर, यानी मटेरियल की रेजिस्टिविटी अगर 44 × 10⁻⁻6 ओम मीटर है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर। हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ द वायर। तो क्लास एक रिलेशन आपको पता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और इस रिलेशन का मतलब क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L लेंथ, एरिया का जगह होता है पाई R स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर होता है एरिया, सर्कुलर, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई R स्क्वायर। रेजिस्टेंस आपको कितनी दी है 7 ओम्स, ठीक है। रो आपको कितनी दी है 44 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। लेंथ मुझे नहीं पता पर मुझे रेडियस पता है, तो रेडियस ठीक है, पाई की जगह अब ये 44 दिख रहा है तो मैं यहाँ पे 22/7 यूज़ करूँगी पाई के लिए, पर मेरा R जो है ना वो है सबसे बड़ी चीज़। क्यों? क्योंकि मेरा R सेंटीमीटर में है, और सारे बच्चे यहीं गलती करेंगे। क्यों? क्योंकि वो R को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे 1 मीटर है, दूसरा सेंटीमीटर नहीं हो सकता। देखिए एक यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे दूसरा सेंटीमीटर नहीं हो सकता, उसे भी मीटर में होना पड़ेगा। पाई की जगह मैंने 22/7 किया। अब R की जगह मैं क्या करूँगी, 0.01 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इतना स्क्वायर। बच्चे ये भी गलती करते हैं, स्क्वायर ही नहीं लगाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपके लिए लिखती हूँ 7 इज इक्वल टू 44 × 10⁻⁻6, देन लेंथ आपकी ये रही 22, और ये जो बाय 7 है वो ऊपर जाके 7, और यहाँ पे आपका 0.01 का स्क्वायर, और नीचे से ये जो 100 है 100 का स्क्वायर भी ऊपर जाएगा। 100 का स्क्वायर को मैं 100 × 100 लिख रही हूँ, ठीक है क्लास। ये वाला रिलेशन ओम मीटर में था, ये ओम में था, ये जो 0.01 है ये मीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया था। अब लेंथ मुझे चाहिए, पर बात ये है 0.01 का स्क्वायर है तो मीटर का भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आप पहले 1 मीटर से मीटर काट दीजिए, तो 1 मीटर यहाँ बच जाएगा। ओम आपका यहाँ पे है तो 1 ओम इससे भी कट जाएगा, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में इसलिए कट सकता है। नाउ लेट्स कैंसिल आउट 1, और ये हो गया 2। अब आपका 7 2 ज़ा 14 तो हो गया, और 100 × 100 हो जाएगा 10⁻4। नीचे आपका 0.01 × 0.01 है, तो आप क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स हटाएंगे और यहाँ पे 100 × 100 लिख देंगे, और यहाँ पे भी आपका क्या है 7। तो अब क्या करें, और यहाँ पे L भी तो है, L ही तो निकालना है। 1 मीटर यहाँ बचा हुआ है तो L आप यहाँ रखिए और बाकी सब यहाँ ले जाइए। तो ये 7 × नीचे से 1 × 1 पहुँचेगा, पर ऊपर से क्या पहुँचेगा 14 × 10⁻4, 14 × 10⁻4 इंटू 100 × 100, ये आपके पास पहुँच गया। तो आपकी लेंथ की वैल्यू क्या आएगी क्लास, यहाँ से आप कैंसिल आउट कीजिए, 2 आ गई। हाफ इंटू ये 10⁻4 है, ये भी 10⁻4 है, दोनों मिला के हो गया 10⁻8। पर अगर ये ऊपर गया, नीचे नहीं रख सकती, इसे ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो 10⁻8 हो गया। 1 हाफ क्या बन गया 0.5 × 10⁻8 मीटर, ये आपकी L आ गई, ठीक है। थोड़ा फिजिक्स को अगर और ध्यान से करना है तो ये आप इसको ये भी लिख सकते हैं 5 × 10⁻9 मीटर। That's all. So this much is enough class. Next question would be taken up in the next unit, which is of magnetism. Thank you very much. Please keep studying and don't panic. आराम से रोज़ prepare करो. You'll do the best.